प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 70/2021-22 विषय है विज्ञान, क्लास है आपकी 8 है। ये जो मॉडल पेपर जारी किए गए 5 टोटल मॉडल पेपर है, इसमें दूसरा मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मॉडल पेपर का वीडियो मैंने बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इस मॉडल पेपर का जो समय है वो 2 घंटे 30 मिनट का है और पूर्णांक है यहाँ पर 80 नंबर का। तो आइए हम मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? तो क्या मिलाते हैं हम? खाद मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर द। दूसरा, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन सा है? यहाँ पर प्लास्टिक है। थर्ड है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव्य में रखते हैं, तो सोडियम को किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, तो यह आएगा वायु। वायु एक प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय जो कभी खत्म नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीशीज की श्रेणी में शामिल हैं? तो संकटापन्न स्पीशीज में हाथी, अजगर, काले हिरण यानी सभी शामिल है। घर्षण क्या है? घर्षण शत्रु और मित्र दोनों से आ जाएगा इसमें। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम किसकी होगी? पुरुष की होगी। आसुत जल में नमक घोलने के बाद ये विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को किस पर नापा जाता है? रिक्टर पैमाने पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है, बी नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। तो फसल उगाने के प्रथम चरण यानी मिट्टी की तैयारी होती है। धातु अम्लों से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अगला है, पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र बनाए गए हैं, या वन्य जीव अभ्यारण्य भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी लिखा जा सकता है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वेस्ट में विकसित होता है उसको क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। अगला है, अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला है, रबी फसल के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो रबी की फसल जो शीतकालीन में बोई जाती है, चना है, सरसों, गेहूं, मटर, ये आप कोई भी 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा है, 2 अधातु पदार्थों के नाम बताइए। तो अधातु यहाँ पर क्या है? सल्फर और कार्बन। नेक्स्ट है, पीसीआरए का पूरा नाम लिखिए। तो पीसीआरए का पूरा नाम होता है पेट्रोलियम कन्वर्सेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। सजीवों के लिए जन्म क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है। अगला है, निषेचन के प्रकार। तो निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो ये 1, 2 और 3 जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब आते हैं हम लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 से 13 तक। यहाँ पर शब्द सीमा कितनी है? 50 शब्द है। तो आगे वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको मिलान करना है, कॉलम मिलान करना है। तो जीवाणु को हम मिलाएंगे हेजागा कारक, राइबोजियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, यीस्ट ब्रेड बेकिंग, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक और एक विषाणु एड्स का कारक। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉलीथीन क्या है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको आगे बता रहा हूँ पूरा का पूरा, जो कि मेरे द्वारा लिखा हुआ है। नीचे चलते हैं, हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23, 24 और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 25 क्वेश्चन है। तो प्रश्न आपका दिया गया है, पॉलीथीन क्या है? 5 का क्वेश्चन क्या था? पॉलीथीन क्या है? तो पॉलीथीन क्या होती है? पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। वर्तमान में इसका वार्षिक वैश्विक उत्पादन लगभग 8 करोड़ टन के आसपास है। इसका मुख्य उपयोग पैकेजिंग यानी प्लास्टिक के थैले, जियोमेब्रेन, बोतल व अन्य पात्र बनाने में होता है। प्रश्न संख्या 6 है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, यानी मिट्टी की ऊपर वाली परत जो है वो हट जाए तो क्या होगा? तो मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की निचली परत दिखने लगेगी, ह्यूमस भी मिट्टी में गायब हो जाएगा, जिसका सीधा असर मिट्टी की उर्वरता पर पड़ेगा। धीरे धीरे उर्वर भूमि वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो सबसे जो मेन इफेक्ट है वो ये पड़ेगा कि पृथ्वी पर है वो तापमान हो, पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सबसे मेन तो इफेक्ट यही पड़ेगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से फसलों और पेड़ पौधों के विकास और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो काफी बड़ा नुकसान होता है।
CO2 की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषित होती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग 0.03%, सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन है 21%। तो 99% तो ये दोनों गैस है, बाकी 1% में बच गई वो सारी गैसें हैं। अगला है मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो निषेचन प्रक्रम क्या होता है? मानव में प्रजनन की प्रक्रिया में पहला कदम एक शुक्राणु और एक डिंब या अंडे का संलयन होता है। महिला के शरीर में लाखों शुक्राणु डाले जाते हैं, जिनमें से केवल एक ही शुक्राणु अंडे के साथ संलयन करता है। अंडे और शुक्राणु की इस तरह के संलयन को निषेचन कहा जाता है। यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? तो ये आप आसानी से बता सकते हो कि चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है। क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन होता है। चिकनी सतह पर दौड़ने पर हम फिसल जाते हैं, क्योंकि चिकनी सतह के मुकाबले खुरदरी सतह पर पकड़ मजबूत होती है। खुरदरी सतह पर खुरदरापन पकड़ को मजबूत बनाता है, इसके विपरीत चिकनी सतह पर पकड़ मजबूत नहीं होती। तो आप सीधा इसका ये आंसर लिख सकते हो, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण बल का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समय पर एक समान दूरी पर घटित होती है। तो तड़ित हमें पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा कारण यही है कि एक तो प्रकाश और एक ध्वनि। प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और ध्वनि की स्पीड होती है वो होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। तो सीधी सी बात है, प्रकाश जल्दी हमारे पास पहुंचेगा और ध्वनि वो लेट हमारे पास पहुंचेगी। तो इसका आंसर देखते हैं। आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज्यादा है। अर्थात प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, जबकि ध्वनि की गति कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकंड। अर्थात ध्वनि को पृथ्वी पर पहुंचने में प्रकाश से अधिक समय लगता है। ये इसका आंसर हम लिख देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुचालक और हीन चालक के कुछ उदाहरण सहित अंतर बताइए। सुचालक, चालक या सुचालक की परिभाषा, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण बहुत आसानी से हो सकता है, या विद्युत का संचरण भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ऊष्मा या विद्युत का संचरण सुगमता से हो सकता है, वे सभी पदार्थ सुचालक कहलाते हैं। विद्युत का पूछा जाए तो विद्युत का सुचालक लिखेंगे, ऊष्मा का पूछे तो ऊष्मा का सुचालक हम लिखेंगे, जैसे कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, निकल इत्यादि। और हीन चालक क्या होता है? तो हीन चालक की परिभाषा हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर। कुचालक या हीन चालक, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, वे सभी पदार्थ हीन चालक है। ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अर्थात सभी पदार्थ हीन चालक या अचालक पदार्थ होते हैं, जैसे लकड़ी है, रबड़, कांच, कागज, वायु। ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण या प्रवाह नहीं होता, ऊष्मा के कुचालक भी कहलाते हैं। तो विद्युत या ऊष्मा दोनों की हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तड़ित यानी जब आसमान में बिजली चमक रही होती है तो उससे उपाय क्या है? यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। विद्युत तारों और धातु की चीजों को न छुएं। अगला, क्या आकाश में तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, पर वास्तव में आकाश में तारे हैं वो गति नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15। वन महोत्सव क्या है? तो जुलाई के पहले सप्ताह 1 से 7 जुलाई में वनों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। ये एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। वन महोत्सव पर लोग पौधे लगाते हैं और अधिक लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे सब मिलकर विभिन्न वृक्षारोपण अभियान चलाएं। तो वन महोत्सव के बारे में आपको ये याद रखना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है यहाँ पर, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है, समझाइए। तो खाद्य विषाक्तन क्या होता है? कई बार सूक्ष्म जीव भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और भोजन को नष्ट कर देते हैं, भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इसे ही खाद्य विषाक्तन कहते हैं। इसके सेवन से कभी कभी गंभीर रूप से रोगी हो सकता है और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा आप आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार पूरा। इतना बड़ा लिखने की लेकिन आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि 50 शब्दों में आपको लिखना है, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, 4 या 5 लाइनें आप लिख सकते हैं।
खाद्य विषाक्तता एक रोग है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषाक्त पदार्थ, रसायनों के दूषित आहार या पेय पदार्थों के सेवन के कारण होता है। तो इसमें 2-4 लाइनें आप लिख सकते हैं, बाकी आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखिए, उदाहरण देकर परिस्थिति कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो असंक्षारक मतलब प्लास्टिक का है वो विघटन जल्दी से नहीं होता। प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। लंबे समय तक खुले में रहने पर प्लास्टिक का विघटन नहीं होता। प्लास्टिक हवा और पानी से क्रिया नहीं करते, इसलिए प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक है। उदाहरण में हम लिखेंगे, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि घर में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के डब्बे, बाल्टियों आदि को सालों साल प्रयोग में लाने के बावजूद न तो उस पर जंग लगता है और न ही रूप रंग में कोई बदलाव आता है। पानी को प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है। अचार और खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक के कंटेनरों में रखा जाता है, क्योंकि बोतलें या कंटेनर असंक्षारक होते हैं, यानी अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका सीधा सा आंसर है, हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है जो कि एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है और एल्यूमिनियम में लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। यानी धातु जो होती है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है, और हमारा अचार है वो खराब हो सकता है। इसलिए नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में हम नहीं रखते हैं। अगला है, समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि एक बार इसका उपयोग करने के पश्चात इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये मर्त जीवों से बनते हैं। मर्त जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लगता है, और हमारे पास जो जीवाश्म ईंधन का भंडार है वह कुछ सालों के लिए पर्याप्त है। इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो दिया गया घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों है, उदाहरण सहित समझाइए। तो घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक है, जैसे वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पैडों का इस्तेमाल किया जाता है। कबड्डी में खिलाड़ियों द्वारा अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ना, चलते समय अधिक बल लगाकर पैरों द्वारा जमीन को पीछे धकेलना, कारखानों में घेरनी और पट्टे के बीच घर्षण बढ़ाने के लिए बिरोजे का इस्तेमाल करना, सर्दियों में हाथों को रगड़कर उष्मा पैदा करना या गर्म करना। तो घर्षण हानिकारक होते हुए भी लिए हमारे लिए क्या है, ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस को संप्रेक्षित के स्वतंत्र सिरों में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जब किसी संप्रेक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, और विद्युत धारा बहुत दुर्बल होने के कारण भी चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, यहाँ पर भूकंप के बचाव के लिए क्या क्या प्रयास है वो करने चाहिए। तो घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकें। भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकलें। अगर रात को भूकंप आता है तो लेटे रहें, तकिए से सिर को ढक लें। घर के सभी बिजली के स्विच हैं वो ऑफ कर दें। भूकंप के समय अगर आप घर से बाहर हैं तो ऊंची इमारतों, बिजली के खंभे आदि से दूर रहें। जब तक झटके खत्म ना हो बाहर ही रहें। भूकंप के समय अगर आप किसी चलती गाड़ी में हैं तो जितनी जल्दी हो सके गाड़ी रोक लें और गाड़ी में बैठे रहें। तो ये भूकंप से बचाने के उपाय हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, कृत्रिम उपग्रह क्या है समझाइए। तो इसका थोड़ा सा बड़ा आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपकरण हैं जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं और अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए वे उपग्रह अपने अक्ष पर ही घूमते रहते हैं। वर्ष 1997 में सर्वप्रथम रूस ने एक कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी प्रमुख है। इस समय 100 से अधिक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को रूस से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। भारत के अंतरिक्ष उपग्रह का नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया। इसका भार लगभग 3560 किलोग्राम है और ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो ये इसका आंसर हम लिख देंगे, आगे आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम देखें प्रश्न संख्या 22, कृषि कार्य में उपयोग निम्न औजारों का वर्णन कीजिए। तो पहला औजार है हल। तो प्राचीन काल से ही हल का जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरसने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी होती है जिसे फाल कहते हैं। और कुछ हल के बारे में आप जो आपको आता है वो लिख सकते हो आप इस तरीके से। बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है, एक जोड़ी बैल और एक आदमी से सरलता से चला सकता है, पर आजकल वो हल का उपयोग नहीं होता, हम
ट्रैक्टर के द्वारा खेतों को जोतने का काम करते हैं। दूसरा है यहाँ पर कुदाली। तो कुदाली के बारे में भी आप लिख सकते हो। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। इसका हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, वनोन्मूलन से क्या प्रभाव है। सबसे पहले वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन्य प्राणी के आवास खत्म होते हैं, उनके रहने खाने की जो सुविधाएं हैं वो खत्म होती है। हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो धीरे धीरे सारे वन्य प्राणी विलुप्त हो जाएंगे, वन्य पेड़ पौधे भी गायब हो जाएंगे, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा, मृदा का अपरदन अधिक होगा, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अत्यधिक हो जाएगी और अंत में जीवन संभव नहीं होगा। प्राकृतिक जंतुओं के आवास से बाधित हो जाएंगे, उसका संरक्षण आसान हो जाएगा परंतु बौद्धिक और शारीरिक विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। दूसरा है पृथ्वी। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधा सा प्रभाव है वनोन्मूलन से विश्व उष्णन हो रहा है जिससे बर्फीले पहाड़ तक पिघल रहे हैं और पृथ्वी जलमग्न हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके साथ साथ और भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा आदि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वनोन्मूलन की जैसे बहुत सारी स्पीशीज संकटापन्न या विलुप्त स्पीशीज की श्रेणी में आ गई हैं। पृथ्वी पर प्रदूषण की समस्या और अधिक जटिल होती जा रही है तथा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। यदि ये हाल रहा तो पृथ्वी पर जीवन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। अगला है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो धीरे धीरे सारे प्राणी विलुप्त हो जाएंगे, वन्य पेड़ पौधे भी गायब हो जाएंगे, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा, मृदा का अपरदन अधिक होगा, प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं अत्यधिक हो जाएंगी, बर्फीले पहाड़ पिघल जाएंगे और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, अंत में जीवन संभव नहीं होगा। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित वाक्य करो। अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, इसे अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हम सुन नहीं सकते जैसे भूकंप की तरंगे। एग्जाम्पल में हाथी, ब्लू व्हेल मछलियां ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है। श्रव्य तरंगे या श्रव्य प्राश या श्रवण प्राश की तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, इन्हें श्रव्य प्राश कहते हैं, इसे हम सुन सकते हैं। अगला है प्राश्रव्य तरंगे। वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, इसे प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे भी हम सुन नहीं सकते, इसे कुत्ते चमगादड़ सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है, जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव और रोकथाम के उपाय लिखिए। तो कुछ उपाय कारण यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको एकदम आराम से पढ़ सकते हैं या जो वीडियो है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जल प्रदूषण के कारक हैं वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रभाव हैं, बहुत सारे इसके कारण होते हैं जल प्रदूषण के, तो कुछ इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला है जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो हम किस तरीके से जल प्रदूषण रोक सकते हैं वो भी आप आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये मॉडल पेपर नंबर 5वां दूसरा मॉडल पेपर था। पहला जो मॉडल पेपर है वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उस मॉडल पेपर को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।